हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो वो चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है। सो बेसिकली इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान से एक बार भी सुन लेंगे अच्छे से तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। चैप्टर को बिल्कुल भी डिले ना करते हुए, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, सो अवर फर्स्ट चैप्टर इज विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई आपसे पूछे कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन मतलब किन्हीं दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर हम एक साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद जो हमें एक फाइनल चीज़ मिल जाती है ना, तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब एक साथ केमिकली रिएक्ट हो रही हैं और हमें एक प्रोडक्ट दे रही है। इतना क्लियर हुआ। बेसिक चीज़ें, रिएक्शन मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर हम मिला रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, मिक्स होकर कुछ ना कुछ बनाएंगे। जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा, आपके यहाँ बुक में काफ़ी एग्जांपल्स दे रखी हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ के हिसाब से समझने की कोशिश करिए कि व्हाट एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस बोलता है हमें, ठीक है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड। अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा, आप ऐसे समझो कि आप अपने नॉर्मली ऐसे समझो कि घर पे जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हो, ठीक है। सपोज बुक में भी मे बी वो मेंशन है आपके डायग्राम, मैं आपको फिर भी बताता हूँ। सपोज आप घर पे कोई एक चीज़ बना रहे हो, ठीक है। तो आपने एक बीकर लिया है, ठीक है। सपोज कि आपका बीकर है, आप चाय बना रहे हो, सपोज इट्स अ टी, ठीक है। आप टी बना रहे हो। अब टी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? आपको मिल्क चाहिए, है ना, आपको चाय पत्ती चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको चीनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ इस बीकर के अंदर डालोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली। बीकर में डालने के बाद जो हमें फाइनली जो चीज़ मिलती है डेट इज़ आवर टी। तो उस टी के हम, इससे हमें ये क्या समझ आया कि हमारे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारी चीज़ों को रिएक्ट किया हमने इस सब के अंदर, और जो हमें फाइनल चीज़ मिली वो है हमारा टी, विच इज़ द प्रोडक्ट, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला, ठीक है। इतना समझ आया, यही चीज़ें आपको इसमें समझने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की चीज़ क्या है कि इस पूरे चैप्टर में फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन, ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये आपको स्कूल लाइफ में एक बार अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये आपको एक बार समझ आ जाए तो ईजिली आपको ये चीज़ समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या बोलती है? दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इस एक्टिविटी के लिए आपको टीचर की थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वर सूटेबल आई ग्लास। आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप स्कूल में हैं या कहीं भी कॉलेज में हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो प्रॉपरली आप अपने इक्विपमेंट्स को पहन कर ही करिए, बिकॉज फॉर योर पर्सनल सेफ्टी। ओके, क्लीन द मैग्नीशियम रिबर। अब यहाँ पर मैग्नीशियम रिबर को उन्होंने बोला है क्लीन करने के लिए अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर, ठीक है। आपको इतनी चीज़ समझ आई। अब मैग्नीशियम रिबर अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो जो लड़कियां होती हैं स्कूल यूनिफॉर्म के साथ, वो जो सर अपने बालों में रिबन बांधती हैं, रेड कलर का, ब्लू कलर का, अलग अलग कलर्स के रिबन, आप ऐसे मान के चलिए उस रिबन पे, ठीक है। अब उस रिबन की जब हम बात कर रहे हैं, उस रिबन को उन्होंने बोला है क्लीन करने के लिए, ठीक है। क्लीन करने के लिए मतलब कि आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है। पहली चीज़ हमेशा याद रखना, हम उसको क्लीन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर कार्बोनेट की एक लेयर होती है, ठीक है। आपका सपोज ये अगर एक रिबन है, तो इस रिबन के ऊपर आपकी एक कार्बोनेट की, ऐसे मान लो, लेयर होती है, एक पतली सी थिन सी लेयर होती है, ठीक है। उस लेयर को वहाँ से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। सैंड पेपर को हम इसके ऊपर रब करते हैं। सैंड पेपर प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। जैसे आप वो फर्नीचर की शॉप पे जाओगे ना, तो वो जो लकड़ी के ऊपर वो क्या बोलते हैं, मुझे अब हिंदी में उसका नाम नहीं आ रहा, वो सैंड पेपर ही होता है, मतलब उसको घिसने के लिए, ताकि उसकी प्रॉपर एक फिनिशिंग आ सके, ठीक है। उसको यूज़ करते हैं प्रॉपर बर्निंग के लिए। इट नीड्स टू बी द क्लीन विद द सैंड पेपर, ठीक है। सैंड करने उसके बाद क्या करते हैं? होल्ड इट विद द पेपर ऑफ ए टोंग्स, इसको टोंग बोलते हैं, दिस इज टोंग। बर्न केयर स्पिरिट लैम्प बर्नर के साथ उसको लाना है, एशेस मिलेंगे, वाइट ग्लासेस मिलेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि ये दो चीज़ें आप अगर देख रहे हो, एक ये और एक ये दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद मतलब दो चीज़ों के बीच में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। दो चीज़ों में रिएक्शन हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब ये एक्टिविटी पूरी हो रही होती है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, दैट प्रोडक्ट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट प्रोडक्ट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। वो प्रोडक्ट हमें जो मिल रहा है डेट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम MgO भी बोलते हैं। थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चीज़ें क्या याद रखनी है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है, ये
कौन से कलर में होता है? वाइट डैजलिंग में होता है, जो पूछा जाता है वाइट डैजलिंग कलर में होता है ये, ठीक है। फ्लेम है एक तरह की, है ना, वाइट डैजलिंग फ्लेम, ठीक है, इतना याद रहेगा। और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं। ये था आपकी पहली एक्टिविटी, जो सिर्फ आपको इतना याद रखना है यहाँ पर कि बर्निंग ऑफ लिखे ना, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये देख रहे हो, ये जो चीज़ें दिख रही है बर्न होकर यहाँ से ये पूरा दिख रहा है। उन्होंने भी कोशिश की है इसको दिखाने के लिए कि मैं इसको वाइट कलर का ही दिखाऊं, इसलिए बैकग्राउंड भी वाइट है और वो अच्छे से मैं भी प्रॉपर ना दिख रहा हूँ। तब यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये ऐश दिख रही है आपको, यहाँ पर पड़ी हुई है ये वाइट कलर की। दिस वाइट कलर इज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ओके। तो ये था आपका पहली एक्टिविटी, जो बहुत बेसिक थी आपको समझने के लिए। शुरू में इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं आपको उससे पहले बेसिक चीज़ समझा देता हूँ, बेसिक टर्म्स, ठीक है। बेसिक टर्म्स को मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए, जब मैंने बोला कि जब भी आप केमिकल इक्वेशंस कर रहे हैं या रिएक्शंस हो रही हैं उनके बीच में, तो दो चीज़ों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। पहले होता है आपका रिएक्टेंट, दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट। ये दो चीज़ें आपकी इसमें होती ही होती हैं। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं। दोज हु आर रिएक्टेंट आर रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला ए और बी, ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, सपोज कोई दो चीज़ें हैं, इन दोनों को मैंने एक दूसरे से रिएक्ट करवाया, तो मुझे फाइनली क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ए बी। इसको मैं बोलूँगा मेरा ये प्रोडक्ट है। सेम उन्होंने बोला रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट वो होते हैं जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है आफ्टर रिएक्टेंट। ये याद रहेगा, ये बहुत बेसिक टर्म है, आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे समझिए जैसे आप सोप ले रहे हैं, डिटर्जेंट ले रहे हैं, आपने एक बाल्टी ली, ठीक है, एक बकेट लिया आपने, उसमें आपने पानी डाल दिया, ठीक है, ये पानी डाला, इसमें आपने सोप डाला, डिटर्जेंट पाउडर डाला, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर आपने इसमें डाला, एक प्रोडक्ट हो गया, एक ये है, एक ये है, ये दो रिएक्टेंट हो गए। ये दोनों रिएक्टेंट जब इस बाल्टी के अंदर या इस बकेट के अंदर प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, झाग वाला पानी मिल जाएगा। नॉर्मली हुआ ना, दोनों मिलकर एक हो गई। बस इतना याद रखना है, ठीक है, ये बेसिक था। अब ऊपर और भी इन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दिए हैं इसमें, जिंक ग्रैन्युअल्स वगैरह, ठीक है। आप तो सिंपल से इतना याद रखना है कि जिंक ग्रैन्युअल को उन्होंने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ समझेंगे। जिंक ग्रैन्युअल को उन्होंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। इसको कॉक बोलते हैं, ग्लास ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रैन्युअल, ठीक है। और यहाँ से हम ऊपर से डाल रहे हैं H2SO4, ठीक है। अब इतना याद रखना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अंदर जा रहा है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, कुछ बच्चों को मैं पूछ रहा था, लास्ट वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर डाइल्यूट और कंसंट्रेशन ही नहीं समझ आता कि होता क्या है। तो पहले वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन, ठीक है। डाइल्यूट और कंसंट्रेशन हमेशा याद रखना। दोनों अगर याद करोगे या दोनों समझोगे तो दोनों भूल जाएंगे। एक को याद रखो, दूसरा उसका वाइस वर्सा होता है, उसका उल्टा होता है, ठीक है। डाइल्यूट याद रख लो या कॉन्सेंट्रेशन, मैं दोनों बता देता हूँ, जो अच्छा लगे दोनों में से एक को याद रख लेना। तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी की कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ये बीकर लिया हुआ है और इस बीकर में मैं बोल रहा हूँ कि इस बीकर के अंदर क्या है, इस बीकर के अंदर है 2 ग्राम एसिड, सपोज मैंने बोला 2 ग्राम इसमें एसिड है, ठीक है, छोटे में हिसाब से, एंड इसमें मैंने बोला 1 लीटर वाटर है, ठीक है। इस पूरे के अंदर मैंने बोला कि 2 ग्राम पानी है, 2 ग्राम एसिड है, सॉरी, और 1 लीटर वाटर है, ठीक है। अब 1 लीटर वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो गया इस पूरे बीकर में। जो भी सॉल्यूशन होता है हमारे पास, जैसे ये सॉल्यूशन है सपोज, अगर इस सॉल्यूशन में पानी की मात्रा अगर एसिड के मुकाबले या दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले ज़्यादा है तो उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं, और अगर एसिड की मात्रा पानी की मात्रा से ज़्यादा होती है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब इतना याद रहेगा, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक, ठीक है। अब इन्होंने सिंपल बोला है कि जब हम इस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ें मिक्स हो रही हैं, 2-3 चीज़ें मिक्स होने के बाद हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है,
फाइनल प्रोडक्ट में हम क्या यहाँ देख रहे हैं कि हमें जिंक सल्फेट मिलता है, जिंक सल्फेट मिलता है, और हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। दो चीज़ें मिल रही हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ मिल रही है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि यार, क्योंकि गैस तो हमें दिखती नहीं है, बीकर के अंदर है, तो जब कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जिंक सल्फेट, तो हमें ये दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसके अंदर हमें दिख जाए जिंक सल्फेट है, बट हाइड्रोजन गैस के बारे में कैसे पता चलेगा? तो हाइड्रोजन गैस का हमें ऐसा पता चलेगा कि ये जो बीकर आप देख रहे हैं ना, ये बीकर हीट अप हो जाएगा, अंदर गैस होगी, बीकर हीट होगा, बीकर हीट होने की वजह से हमें ये पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, जिस वजह से हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है। और सेकंड एक और चीज़ होता है, यहाँ पर एक पॉपिंग साउंड आने लग जाती है, पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड आने लग जाती है। पॉपिंग साउंड से हमें पता चल जाता है हाँ, कुछ ना कुछ तो बीच में भाई रिएक्टेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बीच में मिक्स हो रहा है और एक प्रोडक्ट हमारे लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, पॉपिंग साउंड। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए, पीछे वाली एक्टिविटी में हमने क्या याद रखा था, वाइट डेजलिंग फ्लेम होती है, सफ़ेद रंग की फ्लेम होती है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, और उसका प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें पॉपिंग साउंड आती है इस वाले में, और इसका जो कलर होता है डैट इज पेल ब्लू कलर होता है इसमें। फ्लेम का जो इसकी फ्लेम हमें दिख रही होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी ब्लू कलर की होती है। बस इतना याद रखना है इस पूरी एक्टिविटी में आपको। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ केमिकल इक्वेशंस। अब भाई केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं, और भी इसमें एक्टिविटीज़ हैं, मे बी जैसे जैसे आगे आती जाएंगी मैं वैसे वैसे आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस की अगर मैं बात करूँ बुक के हिसाब से और सिंपलेस्ट वे में जो मैं आपको सिखाने की तरीका करूँगा, डेट इज केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूलाज, मोल्स, स्टेट्स, एक्स्ट्रा। सिंपल समझ आया? केमिकल इक्वेशन का मतलब कि हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो हमारे पास आया है उसको हम किस तरह से दिखाएंगे, एक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाएंगे। इक्वेशन की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंटेशन में हम सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं, मोल, स्टेट, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पर मैं पूरा ये पढ़ के आपको बता देता हूँ। एक्टिविटी 1.1 डिस्क्राइब कर रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म है क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। अगर हमें उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, इक्वेशन की फॉर्म में, हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, इतना समझ आया? द सब्सटेंस हियर अंडरगो केमिकल चेंज इज द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड एज द रिएक्टेंट। वो बोल रहे हैं जो चीज़ें अंडरगो हो रही हैं, माने अंडरगो होने का मतलब जो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा था, रिएक्टेंट चेंज हो रहे थे। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, ये और ये दो चीज़ें हमारे रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये चीज़ समझ आई। ये उन्होंने पूरा बताया है कि ये फाइनल जो हमें मिल रहा है डेट इज रिएक्टेंट हो रहे हैं और प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ही बुक को पढ़ेंगे ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमसे छूट ना जाए। ठीक है, अब यहाँ से बात हुई, इतना समझ आया? अब जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें बताऊंगा। केमिकल इक्वेशंस लिखते कैसे हैं, उन्होंने ये भी बोला है। देखिए, केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं आपको ये भी आना चाहिए। अगर आप स्कूल लाइफ में हैं, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं आपको ये भी आना चाहिए। अगर आप स्कूल लाइफ में, तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये बेसिक है, बहुत बेसिक है। अगर आपको ये सब नहीं आता है देन प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखें, समझें और ट्राई करें। अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा, आप कहीं और वीडियो भी देखें, ज़रूरी नहीं है इसी वीडियो से ही आपको समझना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप बहुत बेसिक से अगर चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपका बेस स्ट्रांग रहेगा। बेस स्ट्रांग रहेगा तो आप इजीली आगे हर चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, उन्होंने बोला इक्वेशंस को राइट करने का क्या बेस्ट तरीका रहता है। ठीक है, इज देयर एनी शॉर्टकट वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। बोल रहे हैं शॉर्ट, ये जो शॉर्टर वे का मतलब है ना, ये शॉर्टर वे वो शॉर्टकट नहीं है। द शॉर्टकट वे मीन्स अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सपोज जैसे ये एक इक्वेशन लिखी है। ठीक है, अगर मुझे इसको दूसरी तरह लिखना होता मैं क्या लिखता, मैग्नीशियम, ऐसे पूरा वर्ड लिखता है ना, फिर मैं लिखता है ऐसे ऑक्साइड, ऑक्सीजन, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखता है एरो लगा के। दिस इज़ द लेंथीएस्ट वन, ये बड़ा है, इतना लंबा है, बहुत स्पेस लेगा। तो उन्होंने बोला ये जो है एक शॉर्टकट है, मतलब आपको सिंबल्स तो आने चाहिए। सिंबल्स आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 22 पीरियोडिक एलिमेंट्स में जितने सिंबल्स हैं, पहले 20 तो आपको टिप्स पर होने चाहिए। आप बहुत सारी ट्रिक्स मिलती हैं, ट्रिक्स हैं, आप उसको अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। आपको एटॉमिक नंबर, ये सब चीज़ें आपको 1 से 20 तक तो आनी ही चाहिए अगर आप स्कूल लाइफ में हैं तो। ठीक है, सो ये भी उन्होंने बोला ये बेसिक जो है, दिस इज़ योर बेसिक टू
लर्न द शॉर्टकट। ये आपका शॉर्टकट है कि हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड यूजफुल। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वो सिखाता चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम केमिकल इक्वेशंस क्यों लिख रहे हैं। बेसिकली केमिकल इक्वेशंस हम लिख रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, है ना। अगर मैंने इस साइड लिखा है ए बी और इस साइड लिख दिया है मैंने ए बी ऐसे करके सपोज, ठीक है, तो ये बैलेंस हो रहा है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये लिखा मैंने ए प्लस बी, एरो लगा के मैंने कर दिया ए बी। सपोज ए इज़ 1 एंड बी इज़ 1, तो यहाँ पर 1 + 1 विल बी ए बी, मतलब ए और बी साथ में लिखा है तो मैं इसको प्रोडक्ट मान के चल रहा हूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 प्रोडक्ट मानूंगा ना। अगर आप नॉर्मली देखेंगे ए और बी, यहाँ दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी। आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। आपको क्या समझना है कि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आएंगी। तो ए प्लस बी का मतलब है ए और बी साथ में आ रही हैं, और ए और बी साथ में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2। इन दोनों का सम भी 2 है, इन दोनों का सम भी 2 है, मतलब LHS जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। ये बेसिकली हम ये सब करते हैं जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, टू बेसिकली फुलफिल द बैलेंस इक्वेशन। आपको इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होती हैं। ये भी चीज़ आपको बताना चाहिए। थ्योरेटिकल पे ज़्यादा आज हम रखेंगे, ताकि ये इक्वेशंस वगैरह बैलेंस कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा एक इसके लिए अलग वीडियो बना के, ताकि इसमें आप सिर्फ इक्वेशंस बनाएं और बहुत सारे हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे इक्वेशंस बनाएंगे, ताकि आपका वो वाला कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है। फिलहाल हम थ्योरी पे सारा आज वाली वीडियो पे हम थ्योरी निपटा देंगे सारी, ताकि थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। सो दिस इज़ ड्यू, मैं आपको ये एक अलग से वीडियो बनाकर बैलेंस इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते, ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ से ये क्लियर हो जाए, ये वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। मैं इसके लिए अलग से बताऊँगा। अभी हम फिलहाल जाएंगे थ्योरी जितनी है, ये सारी बैलेंस इक्वेशंस को आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना होता है वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आती है बारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि आप जो रिएक्शंस कर रहे हैं वो किस तरह की होती हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी वेज टू रिएक्शंस, ठीक है। आप कैसे कैसे उसको रिएक्ट कर सकते हैं, कुछ वेज जो हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। पहला इन्होंने बोला है, द फर्स्ट वे इन्होंने जो बोला है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा घूम घाम के नहीं, सिंपल सी चीज़, कंबाइन। कॉम्बिनेशन मतलब चीज़ों को कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ें जुड़ रही हैं। जब भी वो बोल रहे हैं वेन एवर 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं और एक प्रोडक्ट बना रही है, डेट इज़ कॉम्बिनेशन। सिंपल, जो ए और बी वाली डायग्राम बताई ना, ए प्लस बी गिव्स यू ए बी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। ये और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप इसको दूसरी तरह समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लीजिए, CaO और हम इसको वाटर के साथ अगर कंबाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, OH2, और ये यहाँ पर ऐसे S बना लो, इसको रहने दो, चलो ये वाला नहीं, इतना समझ लो, ठीक है। सिंपल, कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने वाटर के साथ मिक्स किया तो मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया। ये दो मेरे रिएक्टेंट हैं, ये मेरा एक प्रोडक्ट है इकलौता। इतना चीज़ें समझ आई, ये हो गया बेसिक आपका, ठीक है। ये है पहला कॉम्बिनेशन, बुक के ये दिया हुआ है यहाँ पर, आप आराम से समझ सकते हो कि मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ डाला तो मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया फाइनल, ठीक है। और वो सिंगल प्रोडक्ट के साथ मैंने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया हमें प्रोडक्ट, और एक हीट भी जनरेट हुई, क्योंकि दोनों चीज़ें मिक्स हुई होंगी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ होगा, कुछ ना कुछ गैसेज इन्वॉल्व हुई होंगी, तो एक हीट भी जनरेट हुई होगी बेसिक, ठीक है। दिस इज़ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड आता है आपका, ये एग्जाम्पल्स हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन एग्जाम्पल्स को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ज़्यादा इसमें चीज़ समझाने वाली है नहीं, दो चीज़ें मिक्स होकर एक बन रही हैं, दिस इज़ बेसिकली रिएक्ट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका डीकम्पोजिशन। मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो बेसिक आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना समझना है। डीकम्पोजिशन मतलब ये वो तरह की रिएक्शन होती हैं जिसमें कंपाउंड जो है, जो आपके पास प्रोडक्ट है या जो आपके पास चीज़ है, ऐसे मान लो कि आपके हाथ में कोई चीज़ है, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स में टूट जाती है, ठीक है। मतलब आपके हाथ में मान लो एक पत्थर है, ठीक है, सपोज आपके हाथ में एक पत्थर है, और उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, किस तरह से तोड़ सकते हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं हम उसको, पीसीस में कर रहे हैं, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक करना। यहाँ एक कंडीशन है, ब्रेक करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो बताता हूँ। ब्रेक करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर, मतलब 3 अलग अलग तरीके से आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। पहला, आप हीट करके ब्रेक कर रहे हो, किसी चीज़ में आप
हीटिंग डाल रहे हो, गर्म कर रहे हो उसको, और वो गर्म करने से तो आप किसी एक चीज़ को बहुत देर तक गर्म करोगे ना, वो टूट जाएगी। जैसे आप वेल्डर जो वेल्डिंग वगैरह होते हैं, आप देखते हो वो लोहे की रॉड को गर्म करते हैं और फिर उसको किसी भी शेप में चाहे तोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं, जैसा उनको चाहिए। हीट, पहला हो गया हीट। दूसरा पासिंग करंट, आप किसी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो। अब ये पासिंग करंट बच्चों को ना मोस्टली चीज़ें समझ नहीं आती सर, हीट और पासिंग करंट तो सेम ही हो गया, चेंज है इनमें। मैं आपको फ़र्क बताता हूँ दोनों में क्या। आप हीट वाला वेल्डिंग से याद रखो कि वेल्डिंग वगैरह होती है तो वहाँ हीट कर रहे हैं तो बहुत सारी हीट जनरेट हो रही है और वो टूट रहा है। पासिंग करंट से आप ऐसे याद रखो कि आप ऐसे मानो कि आपके घर है ना, जो आपका घर है उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वायरिंग है, आपने तारे बिछा रखी हैं घर के अंदर ना, दीवार के अंदर पाइप्स के अंदर वायरिंग है। आप मोस्टली देखो कि जब आप बहुत सालों के बाद या बहुत टाइम के बाद जब आप उस वायर को कभी, अगर मान लो कोई वायर ख़राब हो गई होती है या बर्न हो जाती है या चिपक जाती है तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आप जब उस वायर को बाहर निकाल के रिप्लेस करनी होती है, नए वायर डालनी होती है, जो वायर पहले आई होती है ना, जो आपने अंदर से पुल करके बाहर निकाली हुई है, आप उस वायर को पकड़ के देखना। आप उस वायर को ऐसे मतलब हाथ में पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे करोगे ना, वो पीस में टूट जाएगी, मतलब वो ब्रेक हो जाएगी छोटे छोटे पीसेस में, वो इतनी वैसे हो गई होती है, समझ रहे हो। और नई वायर जो आप पकड़ो उसको आप कितना भी मरोड़ लो हाथ से, वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के वो कटेगा नहीं। पर पुरानी वायर को आप ऐसे करोगे वो ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज ये सब चीज़ें हो रही हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको आप कैसे समझोगे। प्रेजेंस ऑफ लाइट का मतलब है हिमालयास आपने देखे होंगे, अगर आपने पढ़े भी होंगे किताबों में। अब ऐसे मानो कि आपके हिमालय से कोई चीज़, किसी चीज़ के ऊपर कंटिन्यू धूप आती रहती है, एयर आती रहती है ना, मॉइस्चर का उस पर असर पड़ता रहता है, तो वो चीज़ धीरे 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 एक टाइम आता है जब वो ब्रेक हो जाती है। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट वो ब्रेक हो जाती है, दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें समझ आ गई कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन किन तीन चीज़ों के साथ करते हैं हम। हीट, पासिंग करंट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये तीन चीज़ें जो हैं वो डीकम्पोजिशन के लिए होती हैं, ठीक है। इसमें जो चीज़ें आपको याद रखनी है, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक करना, टूटना। डिकम्पोज वर्ड का मतलब अगर आपको आता होगा तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि ये ब्रेक हो रहा है तीन चीज़ों में। अब तीन चीज़ों में फर्दर है कि अगर तो वो लाइट में ब्रेक हो रहा है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं। अगर लाइट के प्रेजेंस में वो चीज़ ब्रेक हो रही है, कोई रिएक्शंस हो रही हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन पहला। दूसरा, अगर कोई चीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, जो हम पासिंग करंट, इलेक्ट्रिसिटी याद रख लो, इलेक्ट्रिसिटी याद रख लो, अगर वो नहीं याद रहता, अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के आने की वजह से टूट रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने किसी चीज़ के अंदर से पास की और वो ब्रेक हो रही है, डेट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक। अगर जो प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो फोटो डिकम्पोजिशन होगी। ये दो चीज़ें समझ आ गई आपको। तीसरी है हमारी थर्मल मतलब सिंपल, थर्मल वर्ड का मतलब अगर आता हो तो और आसान हो जाता है ना। थर्मल मतलब हीट, कोई चीज़ अगर हीटिंग की वजह से ब्रेक हो रही है तो वो थर्मल की वजह से हो रही है। ऐसे समझ लो, जैसे मैंने ये लिया AB, इसको मैंने ऐसे किया या मैंने रखा, ये मेरा सिंबल किसका है, हीट, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, और इसको मैंने ऐसे कर दिया तो ये AB ब्रेक हो गया ना A और B में, तो ये हीट की वजह से ब्रेक हुआ। दिस सिंबल डिटरमाइंस द डेल्टा या हीट, जिसको भी आप याद रखो, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। एलिमेंट और कंपाउंड में फ़र्क पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड क्या है। एलिमेंट मतलब एक तरह के एलिमेंट, एक तरह के आइटम। कंपाउंड मतलब जिसमें एक से ज़्यादा हो, दो हो कम से कम। अब बारी आती है आपके बच्चों तीसरी रिएक्शन की, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आपको ये समझना है, ये सब आपको ईजिली एक बार आप पढ़ेंगे ईजिली आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको वो चीज़ बताई है जो पूरे चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिस्प्लेस कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ कि एग्जाम्पल से समझता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक रिएक्शन हो रहा है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। पहली चीज़, रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। सिंपल। आपकी क्लास में या आप अगर बड़े हैं या आप जहाँ भी हैं, मान लो एक बच्चा है, वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है ना, एकदम थोड़ा हेल्दी सा,
और आप यहाँ आपका कोई फ्रेंड बहुत दुबला पतला एकदम कमज़ोर छोटी हाइट का, ठीक है, उसके सामने बहुत छोटा मोटा दिखता है, ठीक है, साइज़ के हिसाब से। अब कभी अगर फाइट हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, और उसको अगर उसके साथ आपकी फाइट हो जाए, सपोज वो जो हेल्दी वाला है और आप पतले से हो कमज़ोर से हो, तो वो आपको मारेगा, अच्छे से मारेगा, पीट पीट के आपका बना देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हो रही है क्या, डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि जो हेल्दी है, जो पावरफुल है, वो क्या करता है, जो लेस पावरफुल है उसको अपनी जगह से हटा देता है। सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे समझ लो, एक पावरफुल नेशन जैसे यूएसए, रशिया, ये पावरफुल नेशन, ठीक है, फ्रांस, ये बड़े बड़े नेशंस हैं, पावरफुल नेशंस हैं। ये क्या करते हैं, जो छोटे मोटे नेशंस हैं या उनमें कोई चीज़ है तो ये अपनी उनके ऊपर मतलब जानबूझ के पावर दिखाते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो कि एक पावरफुल चीज़ जो है वो लेस पावरफुल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देती है, उसकी जगह से हटा देती है। डिस्प्लेस का मतलब किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना। अब इसको केमिस्ट्री में किस हिसाब से समझेंगे, आप इसको एक इक्वेशन से समझ के देखो। मैंने बोला ए बी सी, ठीक है, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में होते हैं। दिस इज एलिमेंट, दिस इज कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, जैसे इसमें ये दो हैं, इसमें एक है, तो ये एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में जब भी रिएक्शन होगी तो जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ अगर ए जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बी एज़ कंपेयर इससे कम स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, ए बी को रिप्लेस कर देगा, ए बी की जगह ले लेगा। ए बी की जगह अगर ले लेगा तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, बी प्लस ए एंड सी। ए ने बी को रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, जैसे समझ आता है वैसे समझ के देखो, ठीक है। ए ने बी को डिस्प्लेस किया, सो दिस इज बेसिक डिस्प्लेसमेंट। आपने एक एलिमेंट ने एक कंपाउंड में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में ए जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू बी, तो बी ने ए ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन हुई और ए ज़्यादा पावरफुल था तो उसने बी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। सपोज ये बी का घर था, बी यहाँ रहता था, उसने बी को उसके घर से बाहर निकाला और खुद उसके घर पे जाके रहने शुरू हो गया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ए डिस्प्लेसेस बी। इज इट ओके, ये क्लियर हुआ। थर्ड, अब जो इसकी ये है ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, इनको आप एक बार ज़रूर समझें। अगर ये नहीं समझ आता है आप मुझे कमेंट में लिख देना कि सर मुझे ये रिएक्शंस भी समझा दो। वैसे तो मेरा टारगेट है कि मैं इनको कवर कर दूंगा जब मैं आगे वाली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं वो बाकी कवर करूँगा ना, जितने भी बैलेंस कैसे करते हैं क्वेश्चंस को वगैरह, वो सब कवर करूँगा, तब मैं ये चीज़ें बता दूँगा, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर पीछे वाला जो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, सेम उसके जैसा ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओनली द थिंग कि इसमें डबल डिस्प्लेस हो रहा है, उसमें सिंगल डिस्प्लेस हो रहा था। उसमें आपने नोटिस किया, उसमें क्या हुआ, ए और बी सी था, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी प्लस ए सी हो गया। ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसे समझो, यहाँ पर ए बी, ये ए बी है प्लस सी डी, ठीक है। एक चीज़ है जो बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो दो कंपाउंड्स के बीच में होता है जो म्यूचुअली अपने आयंस को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। दो कंपाउंड, ये दोनों में आप ध्यान से देखो, इसमें ए सिंगल था तो मैंने इसको एलिमेंट माना, ये डबल था तो मैंने कंपाउंड माना, ये भी डबल है तो कंपाउंड है, ये भी डबल है तो कंपाउंड है। इज इट क्लियर। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये दो हमेशा याद रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट में या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब ऐसे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जब ऐसे ये दो लिखे हुए हैं मैंने ए बी, सपोज ये वाला यहाँ लिखा हुआ है ए बी, ठीक है, तो जो भी आगे वाला होगा ना, जैसे ए बी के आगे है, ठीक है, आप जैसे समझते हैं वैसे समझो, ए बी के आगे है तो ए जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा एज़ कम्पेयर टू बी नॉर्मल। अब इसमें सी डी के आगे है तो सी ज़्यादा पावरफुल होगा एज़ कम्पेयर टू डी, ठीक है। अब जब हो रहा है रिएक्शन, कहाँ हो रहा है रिएक्शन, इन दोनों के बीच में जब हो रहा है रिएक्शन, तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, ए क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, सी को। अब ए सी की जगह ले लेगा, सी ए की जगह ले लेगा, ठीक है। दोनों हाई रिएक्टेंट है, दोनों कमज़ोर के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे की जगह ले लेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, सी बी प्लस
AD। इज इट क्लियर? A डिस्प्लेसेस C, A की जगह पे C आ गया, C की जगह पे A आ गया, B और D अपनी अपनी जगह पे रही। दिस इज बेसिकली ए डबल रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना समझ आया बेसिक? और भी बहुत रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब आप सिंपल ऐसे समझो कि दो कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों न्यूट्रल करना चाहते हैं। न्यूट्रल मतलब ना उसमें कोई चीज़ बनेगी ना कुछ जाएगी, तो न्यूट्रल रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब नॉट एन एसिडिक नॉट एन बेसिक, ठीक है, दो चीज़ें। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक और है जो मे भी बुक में ऐसे मेंशन नहीं हो, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। प्रेसिपिटेट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड जो है वो म्यूचुअली रिएक्ट होते हैं। दो कंपाउंड का मतलब हो गया AB प्लस CD, ये दो कंपाउंड है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल सॉल्यूशन। इनसॉल्युबल सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्व नहीं हो सकता है, जो सॉल्यूशन प्रॉपर्ली नहीं है। और प्रेसिपिटेट वर्ड है ना, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक बीकर लिया, इसमें मैंने कोई चीज़ डाली है, ठीक है, मैंने कोई सॉल्यूशन डाला है, ठीक है, मैंने बीच में कोई चीज़ डाली हुई है, ठीक है। अब जो चीज़ें तो मिक्स हो गई इसके बीच में, वो तो अच्छी बात है। जो चीज़ें नहीं मिक्स होती है ना, वो यहाँ ये जो नीचे देख रहे हो बीकर के नीचे मैं क्या बना रहा हूँ डॉट्स, वो यहाँ पर बीकर के नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। तो जो चीज़ें बीकर में या किसी भी फ्लास्क में या किसी भी कंटेनर में जो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है ना, उनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सेटल क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट एज कम्पेयर टू इस बीकर के अंदर उनका वेट सबसे ज़्यादा होगा, तो वो सेटल हो जाती हैं। टेक टाइम, ज़रूरी नहीं है कि वो मिक्स नहीं होंगी, हैवी हैं, ज़्यादा वेट है, थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स होने में, बट वो एक टाइम पर मिक्स हो जाती है। बट टिल द टाइम अगर कुछ चीज़ें, आप ऐसा मान लो कि आपने ये बीकर लिया हुआ है, ठीक है, आपने एक बीकर लिया हुआ है, आपने इसमें पानी रखा, ऐसे डेली लाइफ में समझाता हूँ, पानी रखा आपने, ठीक है, इस पानी में आपने ज़मीन से एक मिट्टी उठाई, ऐसे रैंडम मिट्टी उठाई, ठीक है, और मिट्टी आपने इसमें डाल दी, ठीक है, हाथ से ऐसे मिट्टी उठाई इसमें डाल दी। उस मिट्टी में पत्थर भी हैं, रेत भी है, सीमेंट भी है, छोटा मोटा मतलब सब कुछ मिक्स है, ज़मीन से नॉर्मल मिट्टी उठाई। तो मुझे बताओ, पानी अभी तक वाइट कलर में था, नॉर्मल प्योर फॉर्म में था अपनी, जब इसमें आएगा तो मिट्टी का कलर यहाँ पर मिक्स हो जाएगा, इस जगह पे पूरे मिट्टी का कलर मिक्स। जो छोटे छोटे पत्थर होंगे वो यहाँ नीचे नहीं बैठ जाएंगे, बेसिक पत्थर थोड़ी मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर, बैठ जाएंगे। तो ये जो पत्थर नीचे बैठ रहे हैं ना, दैट इज़ प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है, पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इतना समझ आया? ये बहुत बेसिक चीज़ें थी। अब बारी आती है आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पहली चीज़ आपको ये समझ आनी चाहिए कि इस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक और नाम से भी जानते हैं हम, जिसको हम याद रखते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देंगे रिडॉक्स। पहले आप रिडॉक्स समझो, उसके बाद आप ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, अब वो समझ के देखना, ठीक है। अब रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स में आपको ऐसे याद रखना है। अब मैं इसको ना थोड़ा वैसे लिखता हूँ, रुको, यहाँ लिख दो ताकि आपको बड़ा सा समझा सकूँ। रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स लिख दिया। मैंने इसको सेपरेट क्यों लिखा है वो भी समझाता हूँ। अगर मैं इसके बीच में ऐसे एक लाइन मार देता हूँ, ठीक है, तो दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स रेड, OX मीन्स ऑक्सीडेशन। आप ये पहले तीन अल्फ़ाबेट भी तो देख सकते हो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इतना समझ आया? ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन बोलती क्या है वो समझ लो। द रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं एक साथ, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है एक साथ, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इज इट ओके बेटा? इसमें कोई चीज़ जो नहीं समझे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर एक साथ होगी तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे उसको हम, ठीक है। ये हो गया बेसिक आपका। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। सिंपल सिंपल समझेंगे, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को लेके, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ पर ऐसे नहीं है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ। मैंने जैसे पहले भी बताया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या आप किसी भी चीज़ को याद कर रहे हैं तो एक एस्पेक्ट याद रखो, दूसरा एस्पेक्ट उसका वाइस वर्सा होता है। आप यहाँ पर कोशिश करो कि आप ऑक्सीडेशन को याद रखो। मैं ऑक्सीडेशन को शॉर्ट में OX लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, इतना ही याद रखना है बेटा, ठीक है। और रिडक्शन,
एडिशन ऑफ, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब दोनों याद करोगे तो मे बी कभी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में कंफ्यूज हो सकता है इंसान कि यार क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक, मतलब किसी के साथ भी अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन जुड़ती है तो रिडक्शन होती है। ठीक है, इतना समझ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं जो बीच में जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं वो भी इसमें जाते हैं और प्रोसेस करते हैं पूरा, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के बीच में आ जाता है। ठीक है, अब आता है आपका छोटा सा इंपॉर्टेंट सा लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से ये इस बुक का, दैट इज़ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी बेटा क्या होता है, बेसिक कोरोजन हर बच्चे को पता है, इसमें इसको हिंदी में जंग बोलते हैं, जंग लगना। ठीक है, जंग लगना, जंग किस पे लगता है, मोस्टली आपका आयरन पे लगता है, बाकी चीज़ों पे भी लगता है, बट आयरन को ही मोस्टली जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन, हम उसी से हमें याद रहता है। करोजन सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है, यार किसी चीज़ को जंग लग गया होगा। ठीक है, आयरन। अब करोजन, करोजन क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन में आपका ये पूरा पैरा कवर हो जाएगा। इट इज़ ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल, मतलब कोई भी लोहे की चीज़ को अगर धीरे धीरे वो चीज़ मतलब ख़त्म हो रही है टाइम के साथ, दैट इज़ करोजन। जैसे लोहे का ब्रिज, कोई लोहे का ब्रिज है ना, आप अगर कभी देखोगे कोई लोहे का ब्रिज है या कोई भी लोहे की चीज़ है, वो धीरे 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 एज है, टाइम के साथ साथ वो धीरे धीरे पुरानी हो रही है, यूज टू हो रही है, यूज टू होके वो वीक हो रही है, तो मतलब उस पर जंग लग रहा है, क्योंकि वो लोहे का ब्रिज कहाँ है, ओपन एयर में है, मॉइस्चर उस पर आ रहा है, बारिश उस पर गिर रही है, धूप उस पर गिर रही है, सारे इफेक्ट तो वो ब्रिज आपका झेल ही रहा है ना। तो एट द टाइम एक टाइम आएगा जब वो ब्रिज बहुत वीक हो जाएगा, रेनोवेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे याद रखो, करोजन इट इज़ द ईटिंग अवे ऑफ ए मेटल आर्टिकल। ठीक है, और आयरन के केस में जब हम करोजन की बात कर रहे हैं तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और रस्टिंग कब होती है, जब आपका बेसिकली क्या होता है, मॉइस्ट एयर या मॉइस्चर, या मतलब आपका कांटेक्ट एयर के साथ कांटेक्ट में रहेगा, उस पर पानी लगेगा, सब चीज़ें लगेगी, तो आपका रस्टिंग होने लग जाएगी। सिंपल, यहाँ क्या लिखा है मैं वो भी बताता हूँ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द, ये पढ़ के बता रहा हूँ, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनिंग, ठीक है, व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर विच लेफ्ट फॉर सम टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉमन नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। नॉर्मली ये कि अगर आपने एक आयरन लिया है, शुरू में वो आयरन एकदम चमक रहा होता है, बट आफ्टर सम टाइम वो आयरन जो है उस पर रस्ट लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, सम मेटल ऑल्सो गेट टायनिस्ड, है ना, धीरे धीरे वो ऐसे पुराने होते हैं, वो उनका कलर जो है वो फेड होने लग जाता है। नॉर्मली आप देखना ये सारी चीज़ें होती हैं डे टू डे लाइफ में। आप अपने घर पर देखना, आपने अगर आपके घर में गमले होंगे, ठीक है, और वो अगर गमले धूप पर होते हैं, तो आपके गमले अगर धूप में है तो वो गमले धूप लगने की वजह से उन पे अगर आपने पेंट किया होगा या कलरफुल लिए होंगे तो वो एट द टाइम बहुत फेड हो गए होंगे, पतले हो गए होंगे, हल्के हो गए होंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये सब होता है आपका करोजन। ठीक है, बेसिक करोजन समझ आया। नाउ द थिंग इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, करोजन के मैं सोच रहा हूँ प्रिवेंशंस भी आपको बता ही देता हूँ। अभी लगे हाथ अब आई गए हो तो यहाँ साइड पे प्रिवेंशंस लिख के बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ प्रिवेंशंस लिख देता हूँ। सो करोजन के कुछ प्रिवेंशंस हैं। प्रिवेंशंस क्या होते हैं, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं। प्रिवेंशन मतलब किसी चीज़ को बचाना, किसी भी चीज़ को। अब हम उसको कैसे बचा सकते हैं, पेंट करके बचा सकते हैं, लुब्रिकेट कर सकते हैं, मतलब ग्रीस ऑयल वगैरह की उस पर कोटिंग कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और हम उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं नॉर्मल। अच्छा, इसको ना चीज़ों को ना कभी याद नहीं करना, सिर्फ समझना। पेंटिंग का मतलब क्या हो गया, आपके घर में लकड़ी के फर्नीचर है, घर, दरवाज़ा, फर्नीचर, चेयर, कुर्सी, जो भी है, आप कभी देखना, यहाँ चलो वो भी नहीं होगा, घर पे लोहे के तरताने तो होंगे ना, लोहे के वो जो विंडोज़ होती है लोहे की, जो उसके ऊपर लकड़ी का होता है, आप नोटिस करना उस पर आपने एक पेंट किया हुआ है। ध्यान से देखे थे तो पेंट की ज़रूरत क्या है, वो इतना अट्रैक्टिव तो होता नहीं है पेंट से, है ना। हमने उसको पेंट क्यों किया होता है, ताकि उसकी लाइफ बड़ी रहे, लाइफ रहे उसकी। ऐसा नहीं हो कि हमने उसको पेंट नहीं किया और वो विद इन कुछ टाइम पे ख़राब हो जाए, कीड़ा लग जाए, लोहे का है तो उस पर जंग लग जाए। तो ये इसलिए ये सारे प्रोसेस जो हैं ये प्रिवेंशंस हैं कि आप इन सब चीज़ों को करके अपने जो भी आपने चीज़ रखी है या जिनके ऊपर भी आप ये सारी चीज़ें लगा रहे हो, आप उनको बचा सकें, एक लंबी लाइफ हो सके, आपकी सेविंग हो सके। ये सब चीज़ें होती हैं जो बेसिक इसमें आती हैं। ठीक है, ये आपका करोजन।
Now the thing is rancidity. Rancidity is basically the oxidation of food when it comes in contact with air, due to which it starts smelling bad or taste bad. Rancidity मतलब खाना खराब हो जाता है जब कोई खाना ख़राब हो जाता है और उसमें से स्मेल आने लग जाती है, या उसमें से स्मेल के साथ में वो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, आप उसको खा नहीं सकते बिकॉज वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है आपको, आप बीमार पड़ सकते हैं उन चीज़ों से, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। और एक और चीज़, सॉरी वो क्वेश्चन में मेरे से मिस हो गई, अलॉय। अलॉइंग आपने देखा होगा आजकल की बाइक्स वगैरह जो है उसमें अलॉय व्हील आते हैं। पहले इवन आजकल साइकिल्स जो आ रही है ना, अगर आप छोटे हैं तो आप साइकिल्स पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे। पहले जो साइकिल के टायर होते थे उसके बीच में स्ट्रिंग्स होती थी, लंबी लंबी वायर्स होती थी, एक बार एक दो टूट भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता था। अब अलॉय आते हैं, मतलब कि इस तरह का टायर होता है और इस तरह के उसमें अलॉय होते हैं, 2 या 3, है ना। तो ये अलॉय भी प्रिवेंशन के साथ ही बनाए जाते हैं, मतलब इसमें भी रस्ट नहीं लगता। कभी देखना किसी अलॉय में बहुत रेयर होगा कि चीप क्वालिटी का अलॉय होगा तो रस्ट लग गया होगा, वरना इसमें रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। इतना समझ आया। रैंसिडिटी मतलब व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड, वो ख़राब हो जाते हैं और स्मेल और टेस्ट उनका चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस हम प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडाइजेशन के लिए एड फूड कंटेन्स एंड फैट एंड ऑयल्स। नॉर्मली हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें फैट, फूड, ऑयल्स वगैरह सब यूज़ करते हैं बनाने के लिए। कीपिंग फूड एयर टाइट कंटेनर टू हेल्प द स्लो डाउन ऑक्सीजन, वो बोल रहे हैं अगर आपको किसी चीज़ को यहाँ बचाना है तो नॉर्मली हम फ्रिज रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्रिज रेफ्रिजरेटर उस चीज़ को बचा नहीं रहे, बस जो उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, मानो कि ये एक बाउल है, इसमें मैंने कोई सब्ज़ी रखी हुई है, इस सब्ज़ी के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस को वो क्या करता है, फ्रिज हमारा स्लो डाउन कर देता है। इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो धीरे हो जाती हैं, धीरे होने की वजह से ये चीज़ अगर 1 दिन चलनी थी तो ये 2 दिन चल जाती है। दैट्स ऑल, ये चीज़ बेसिक है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ आई, इसलिए हम उसको चीज़ को, ठीक है, कीपिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। सिंपल, अगर आप किसी एयर टाइट कंटेनर, थर्मस सुना है ना, थर्मो फ्लास्क होता है जिसमें हम चाय रखते हैं, तो सुबह रखते हैं तो शाम तक रहती है, इवन कल तक भी गर्म रहती है। सो व्हाट इज डूइंग, वो एयर का कांटेक्ट आने जाने से रोक रहा है, तो अंदर जो जिस स्टेट में है वो वैसे ही आइसोलेट रह रहा है, उसी स्टेट में रह रहा है। इतना ही समझना है आपको, ठीक है। ये बेसिक था आपका इस पूरे चैप्टर में, और ये क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस को भी एक बार आपको बता दूँ। इस चैप्टर में पूरे में आपने क्या लर्न किया है यहाँ पर पूरा लिखा है, तो हम एक बार इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या लर्न किया है, ठीक है। ठीक है, हमने क्या लर्न किया है, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट, सिंबल्स वगैरह ये सब वो करता है, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो डैट, ठीक है, ये वाला अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन दैट, केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती है ताकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो RHS के बराबर हो सके। केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा कंबाइन चीज़ें कंबाइन होती हैं और फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस बनाया जाता है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है कॉम्बिनेशन में 2 चीज़ें एक साथ जुड़ते बनाती हैं, डी कॉम्बिनेशन में 2 चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाती हैं। ऐसे सिंपल हमने यही किया था, याद होगा, तो ये एक दूसरे का उल्टा हो गया। सिंपल बोल रहे हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए वो एंडोथर्मिक होता है। रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं होती है, बाहर निकल जाती है, डेट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। जब एलिमेंट डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स करते हैं, जैसे मैंने बोला कंपाउंड करते हैं, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब सेटल डाउन हो जाता है, वो मिक्स नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व्स गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आ रही होंगी, कुछ जा रही होंगी, तो वो गेन एंड लॉस जो है वो आ रही जा रही जो है, उन चीज़ों को समझना है, उन चीज़ों को देखना है कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशंस हो रही हैं या रिडक्शन हो रही हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल 2 चीज़ें, ठीक है। इतना समझ आया। इसके बाद आपके NCERT के बुक्स हैं, एंड आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो केमिकल बैलेंस इक्वेशन है उसको हम आगे एक बार देख लेंगे कि उसको कैसे करना है। बेसिक इस चीज़ पे याद रखना है बच्चों की ये केमिकल इक्वेशंस आपकी किस तरह से बनती हैं, केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस कितनी तरह की होती हैं, क्या क्या प्रेजेंस होता है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी तो आप प्लीज़ एक बार उसको दोबारा सुन के देखना। मैंने बहुत ही लूसिड वे से समझाने की कोशिश की ताकि जो पहली बार भी चैप्टर को देख रहा हो वो अच्छे से समझ सके, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में कुछ भी चीज़ें लिख देना जो नहीं समझ आई होंगी। मैं ट्राई करूँगा उसके लिए एक छोटी नॉर्मल सी वीडियो बनाकर, मतलब सिंपल वीडियो बनाकर आसान शब्दों में आपको दोबारा समझा सकूँ,
ठीक है। एंड हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कुछ अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी चीज़ें देखकर सीख सकें। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।